Hello Flonas, this is Nikita and this is part 2 of the real culprits behind Kashmir fights. Part 1 के एंड में हमने ये फोटो देखी ऑफ मनमोहन सिंह विद JKNF सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक एंड हमने इस पूरे इशू के पीछे के टेररिस्ट एंगल का सिर्फ एक झलक जाना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी। Firstly, let's not take any sides. आज इनफैक्ट पार्ट 2 में हम पार्ट 1 से भी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे और इस पूरे कश्मीर के मसले की डिटेल टाइमलाइन समझेंगे, जिससे हम एक एकदम अनबायस्ड और एक क्लियर पिक्चर समझ पाएंगे इस पूरे इशू को लेकर। एंड इसीलिए जरूरी है कि आप इस पूरे वीडियो को एकदम एंड तक देखें। सो कश्मीर फाइल्स की शुरुआत होती है 1930s में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ही, जब कश्मीर में राजा हरि सिंह और वहाँ के लोगों के बीच अनरेस्ट चालू होता है। 1930 में हरि सिंह की डोगरा डायनेस्टी ने पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशंस बनाने एंड न्यूज़पेपर पब्लिशिंग पर बैन लगाया हुआ था। प्लस उस वक्त जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन में मेजॉरिटी एम्प्लॉइज हिंदूज थे। अब देखा जाए तो वहाँ के राजा हिंदू, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले मेजॉरिटी लोग हिंदू, प्लस लोगों का इतना ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होना। दिस ऑल एडेड विद न्यू एसोसिएशंस फॉर्म करने पे बैन। दिस लेड टू हरि सिंह और वहाँ की जनता के बीच एक अनरेस्ट। फिर 1932 चीजें बदली। ग्रांथी नाम के कमीशन के रिकमेंडेशंस पे महाराजा हरि सिंह ने पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन को अलाउ किया एंड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास नाम के दो बंदों ने मिलकर JNK की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी को फॉर्म किया। इस पार्टी के दो मेजर एजेंडास थे। नंबर 1 कश्मीरी मुस्लिम्स का इंटरेस्ट एंड नंबर 2 आजाद कश्मीर। फिर 1937 शेख और नेहरू लाहौर स्टेशन पे फर्स्ट टाइम मिलते हैं। इस मुलाकात के बाद वक्त के साथ नेहरू और शेख की दोस्ती गहरी होती गई, इतनी गहरी कि शेख इंडियन नेशनलिज्म की तरफ इतने अट्रैक्ट हुए कि शेख के साथी चौधरी गुलाम अब्बास ने खुद कहा है कि शेख तो इस मुलाकात के बाद नेशनलिज्म के नशे में ही चले गए और उसका हैंगओवर कभी नहीं उतरा। 1939 शेख INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरा सेशन अटेंड करते हैं, जिसके 3 महीने बाद ही वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी के नाम को बदलकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉर्म करते हैं। अब ये न्यू पार्टी का एक न्यू एजेंडा, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, बट विद अ कंडीशन कि उनके कश्मीरीज को ऑटोनॉमी मिलेगी। फिर 1940 शेख और नेहरू की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि 7 अगस्त 1940 को श्रीनगर में हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की पब्लिक मीटिंग नेहरू खुद अटेंड करते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इस मीटिंग में वो हिंदुओं को धमकाते हैं कि अगर नॉन मुस्लिम्स को कश्मीर में रहना है तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना ही होगा, वरना उन्हें इस देश को अलविदा कहना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक रियल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर कोई भी हिंदू या फिर कश्मीरी पंडित इसे नहीं ज्वाइन करता है तो उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बट एक मिनट, एक्सोडस के भी इतने साल पहले एक इंडिया का एक प्रोमिनेंट लीडर का ये सब कहना कितना सही। नाउ जंपिंग फॉरवर्ड टू 1947 शेख को लगता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो महाराजा हरि सिंह उसे एक हिंदू राष्ट्र बना देंगे और इसीलिए शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर एजिटेशन किया, जिसके लिए उसे जेल भी हुई। अब ये देख के नेहरू अपने कांग्रेस के साथियों के साथ शेख की मदद करने ऑफ कोर्स कश्मीर तो पहुंचे ही, लेकिन उन्हें कश्मीर में एंट्री नहीं मिली। बट फिर उन्होंने गांधी जी को क्विट कश्मीर विषय पर नेगोशिएशंस करने के लिए भेजा एंड उसी के बाद कुछ ही टाइम में शेख अब्दुल्ला को रिलीज कर दिया गया। फिर 1947 का जून, कश्मीर में हालत खराब हो चुकी थी। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ रिबेलियंस होने लगे थे और मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली ट्राइबल इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था JNK को पाकिस्तान के साथ मिलाने के लिए। अब महाराजा हरि सिंह के पास बचा था सिर्फ एक ही ऑप्शन, इंडिया। अब यही वो साल था जहां से महाराजा हरि सिंह और वहां की जनता के बीच चल रहा अनरेस्ट उनसे शिफ्ट होके इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के बीच आ गया था। सो अक्टूबर 26, 1947 महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद ऑल दीस क्लॉसेस साइन कर दें। मार्च 5, 1948 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के फर्स्ट PM बनते। फिर 1947 में इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया UN में इस इशू को लेकर जाता है एंड इसका सोल्यूशन UN प्लेबिसाइड देता है, बट विथ वन कंडीशन। प्लेबिसाइड होने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को अपने फोर्सेस को पीछे विड्रॉ करना होगा। अब इस पे इंडिया मान जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। अब इसी दौरान 1949 में ही शेख अब्दुल्ला UN की प्रशंसा करते हुए प्लेबिसाइड को खुलेआम सपोर्ट करते हैं कि यस वी वांट द प्लेबिसाइड, वी वांट एन आजाद कश्मीर। बट वो वही दूसरी ओर अक्टूबर 17, 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट करवा रहे थे, जिसमें वो माइंड यू अपने मन मुताबिक आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करवा रहे थे। इनफैक्ट
ईपी के आर्टिकल से तो ये भी पता चला है कि ये पूरा आर्टिकल 370 शेख अब्दुल्ला के वर्ड्स में ही है जो उन्होंने खुद नेहरू के साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि शेख अब्दुल्ला ने सिर्फ इंडिया को एज एन ऑप्शन क्यों देखा, नेहरू के साइड वो क्यों थे, क्यों नहीं वो पाकिस्तान के साइड थे। सो इसके पीछे का वन ऑफ द मोस्ट रीजंस ये है कि शेख को ये पता था कि पाकिस्तान में ज्वाइन होकर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस्लामिक स्टेट था और जिन्ना वहां का लीडर थे। एंड इसीलिए अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करते हुए एक ऑटोनोमस स्टेट हासिल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन था इंडिया। और इसीलिए 1952 में भी दिल्ली एग्रीमेंट को साइन करने में शेख सपोर्ट करते हैं। ये एक दिल्ली एग्रीमेंट एक और एग्रीमेंट था आफ्टर आर्टिकल 370 जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को इंडिया की तरफ और ज्यादा इंटीग्रेट होने में मदद कर रहा था, क्योंकि दिल्ली एग्रीमेंट दोनों साइड के लिए एक विन विन एग्रीमेंट था। इसे हम बेसिकली आर्टिकल 370 के एजेंडा का एक फर्दर एक्सटेंशन बोल सकते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत कश्मीर अपनी ऑटोनॉमी को कंटिन्यू रखेगा। सबसे पहले 1947 के दौरान पाकिस्तान जाकर वापस लौटे हुए लोगों को भी सिटीजनशिप मिलेगी। नंबर 2, कुछ इंडिया के लीडिंग पावर्स जैसे कि इमरजेंसी डिक्लेयरिंग पावर्स were handed over to President of India. And finally, number 3, सुप्रीम कोर्ट एपीलेट जुरिडिक्शन देगा। इसमें भी पहले शेख अब्दुल्ला एग्रीमेंट को लेकर तैयार होती है, लेकिन फिर बाद में कहा जाता है कि उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के चलते इस एग्रीमेंट से नाखुश होकर उन्होंने एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया। अब इसके लिए कश्मीर असेंबली उन्हें पीएम की पोस्ट से हटा देती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 1953, शेख अब्दुल्ला को इंडिया के खिलाफ ट्रीजन एंड ट्रेचरी यानी कि एंटी इंडिया प्लानिंग करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। अब ऑफ कोर्स शेख के अरेस्ट पर कश्मीर में राइट्स उठने लगे, लेकिन नए बने हुए कश्मीर के पीएम बख्शी गुलाम मोहम्मद ने रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करते हुए शेख को फ्रॉड यानी कि देशद्रोही बुलाते हुए इस पूरे अरेस्ट की सिचुएशन को जस्टिफाई किया एंड बख्शी ने ही राइट्स को कंट्रोल भी कर लिया। अब अगस्त 9, 1955 मिर्जा अफजल बेग शेख अब्दुल्ला के लेफ्टिनेंट इनडायरेक्टली उनके राइट हैंड शेख के अरेस्ट के विद्रोह में और प्लेबिसाइड यानी कि कश्मीर की आजादी के मेन एजेंडा पर एक रेजिस्टेंस फ्रंट ओपन करते हैं जिसको प्लेबिसाइड फ्रंट बोला जाता है। अब ये फ्रंट एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एक आजाद कश्मीर का प्रोपेगेंडा कश्मीर के साथ साथ अब्रॉड में भी फैलाना शुरू कर देता है। अब 1958 से लेकर 1974 तक कश्मीर में काफी ज्यादा अनरेस्ट होता है। 2 पीएम्स चेंज हो जाते हैं और कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस अपना एजेंडा चलाने लग जाते हैं। लेकिन फिर 1974 में होता है इंदिरा शेख एकॉर्ड। ऑलमोस्ट 20 सालों से कश्मीर की सीएम की कुर्सी से दूर रहे शेख अब्दुल्ला इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी से कश्मीर इशू को नॉर्मलाइज करने की बात करते हैं एंड काफी सारी बातचीत के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिसके तहत शेख अब्दुल्ला अपनी प्लेबिसाइड के स्टांस को भुलाकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्शन करेंगे, which indirectly means सीएम की कुर्सी के, और इसी समझौते को इंदिरा शेख एकॉर्ड कहा जाता है। 1975 इस एकॉर्ड के बाद शेख अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी मेजॉरिटी से इलेक्शंस जीतकर उन्हें कश्मीर का सीएम बना देती है। बट फिर 1977 में आता है एक मेजर ट्विस्ट, JKLF फॉर्मेशन। अब क्योंकि शेख अब्दुल्ला का पहले का एजेंडा एक आजाद कश्मीर का था, कश्मीर लिबरेशन पर बाकी सारे सेपरेटिस्ट लीडर्स अपने अलग अलग फ्रंट्स ओपन करने लग जाते हैं एंड उन्हीं फ्रंट्स में से एक था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जिसे मई 29, 1977 बर्मिंघम इंग्लैंड में फाउंड किया गया एंड जिसका मेन एजेंडा था कश्मीर की आजादी। बट चलो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है जब JKLF को अमानुल्लाह खान ने प्लेबिसाइड फ्रंट, वही प्लेबिसाइड फ्रंट जिसे शेख के राइट हैंड ने चालू किया था, उन्होंने POK मिडिल ईस्ट और यूरोप से लेकर US तक फैलाया था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि JKLF में भी शेख अब्दुल्ला का इनडायरेक्ट हाथ था। लेकिन फिर भी प्लेबिसाइड फ्रंट ने अपने हाथ खड़े करते हुए JKLF से कोई भी कनेक्शन नहीं होने का दावा किया। नाउ मई 28, 1982 शेख अब्दुल्ला हजरतबल मॉस्क में एंटी हिंदू और वायलेंस इंस्टिगेटिंग स्पीचेस देते हुए नजर आए, जहां वो स्पीच के दौरान कहते हैं कि हिंदू कम्युनलिस्ट मुस्लिम्स की मेजॉरिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ सितंबर 8, 1982 शेख अब्दुल्ला की डेथ होती है और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के नए सीएम के तौर पे पोजीशन होते हैं। 1984 फारूक अब्दुल्ला के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह GM शाह MLAs को अपनी तरफ करके फारूक की गवर्नमेंट गिरा देती है एंड फिर 2 जुलाई 1984 में कश्मीर के नए सीएम बन जाते हैं। सितंबर 3, 1984 GM शाह गवर्नमेंट ने द देन गवर्नर के साथ मिलकर एक 112 पेजेस की रिपोर्ट यानी कि व्हाइट पेपर रिलीज किया, जिसमें बेसिकली फारूक अब्दुल्ला के गलत कामों के खिलाफ कई सारे सबूत थे
जैसे कि नंबर 1, फारूक अब्दुल्ला ने JKNF जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कश्मीर में इंसर्जेंसीज करवाई थी। नंबर 2, टेररिस्ट को रिलीज करवाया। नंबर 3, मकबूल भट्ट के कहने पर फारूक ने पब्लिक स्पीचेस दिए जिसमें इंदिरा शेख एकॉर्ड साइन करने की वजह सिर्फ पावर में आना बताया एंड जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के PM फारूक से भी मिलते हैं। बट वेट अ मिनट, ये सब देख के GM शाह जितने सेक्युलर, जितने सही इंसान दिख रहे हैं उतने शायद नहीं है। 1986 में शाह एक न्यू सिविल सेक्रेटरी एरिया जम्मू में एक मॉस्क बनाने की सोचते हैं, लेकिन वो अपना ये मॉस्क एक एंशिएंट हिंदू कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली इसके विरोध में कश्मीरी हिंदूज प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं और इस प्रोटेस्ट को देखकर GM शाह कहते हैं कि इस्लाम खतरे में। अब इनका ये स्टेटमेंट पूरे कश्मीर में एक बड़े रायट में बदल जाता है जिसमें हिंदू टेंपल्स, घर, बाकी हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को लूटा, जलाया और डैमेज किया जाता है। ये अनंतनाग रायट्स कश्मीरी हिंदूज पर पहला मास हमला था। मतलब अब तक जो अनरेस्ट इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच चल रहा था वो अब शिफ्ट हो गया था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। मार्च 12, 1986 इस पूरे अनकंट्रोलेबल वायलेंस को अब आर्मी हैंडल करती है और गवर्नर जगमोहन GM शाह की गवर्नमेंट को हटाकर गवर्नर्स रूल प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से वहां के लोग उन्हें एंटी मुस्लिम लेबल करार देते हैं। नवंबर 1986 कश्मीर में बिगड़ती हुई सिचुएशन देखकर राजीव गांधी, द देन प्राइम मिनिस्टर, उनके बचपन के दोस्त फारूक अब्दुल्ला को खुद कश्मीर में चल रहे ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज के जो खुद सपोर्टर थे उनके साथ मिलकर एकॉर्ड साइन करते हैं। इस राजीव फारूक एकॉर्ड के तहत फारूक को फिर से कश्मीर के CM के तौर पर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बदले ऑब्वियसली वो कश्मीर के पूरे सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने वाले। 1987 फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के CM बन जाते हैं, लेकिन फिर क्या, कश्मीर में JKNF को फ्री हैंड मिल जाता है। JKNF कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर मारना शुरू किया जाता है और फारूक अब्दुल्ला इस एक्सोडस को और सपोर्ट करते हुए उन कश्मीरी यूथ को जेल से रिलीज करते हैं जो POK टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग ले चुके थे। दिसंबर 8, 1989 कश्मीर के लीडर और इंडिया के यूनियन होम मिनिस्टर मुफ्ती सैयद की बेटी रुबैया सैयद को JKNF के टेररिस्ट किडनैप करते हैं एंड उसके बदले 5 JKNF के टेररिस्ट की फ्रीडम की मांग करते हैं। अब होम मिनिस्टर की बेटी की सेफ रिटर्न के लिए ये डिमांड को ऑब्वियसली पूरा किया जाता है, बट व्हाट वी ऑल डिडंट नो वाज कि सबके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी और ऐसा मेरा नहीं बल्कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान का ही कहना था। एक इंटरव्यू के दौरान आरिफ खान ने कहा कि जब मुफ्ती साहब की बेटी किडनैप हुई थी तब मुफ्ती साहब को आरिफ खान ने ये कहा कि देखो आप इस सिचुएशन को हैंडल मत कीजिए, ये पूरा सिचुएशन मेरे पे छोड़ दीजिए। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी TM शेषान का कॉल आया और IK गुरजाल के साथ इस इशू को लेकर कश्मीर जाना है ऐसा बताया गया उन्हें। फिर जब मॉर्निंग में आरिफ खान श्रीनगर लैंड करके फारूक से मिलते हैं तो वो उन्हें डिटेल्स देते हुए ये कहते हैं कि कैसे उन 5 टेररिस्ट को रिलीज करने में उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। इनफैक्ट वो तो बड़ी ही एम्पैथी के साथ ये कहते हैं, बड़ा ही कंसर्न दिखाते हुए ये कहते हैं कि इन टेररिस्ट को अगर रिलीज कर दिया तो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस पर आरिफ खान फिर कहते हैं कि फारूक साहब आप इन टेररिस्ट को मत छोड़िए, लेकिन फारूक का कहना होता है कि आप नहीं जानते पर मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब इसके बाद जब आरिफ खान दिल्ली वापस लौटते हैं तब वो मुफ्ती के घर जाते हैं। वहां उन्हें मोतीलाल भट्ट, वो जज जिसे जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट से खुलेआम टेररिस्ट को बेल देने के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, वो उन्हें वहां पर दिखते हैं। इनफैक्ट आरिफ ने ये भी कहा कि उन्हें ये बाद में पता चला कि किडनैपिंग के पहले ही दिन से कि मुफ्ती सईद के घर से उसके उन टेररिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट्स यूज करके उन्हें और मुफ्ती को सारे अपडेट्स देते रहते थे एंड इनफैक्ट इन टेररिस्ट की रिलीज की खबर भी ये जज भट्ट ही करते हैं। अब इसके अलावा लड़की के रिलीज होने से पहले ही टेररिस्ट को रिलीज किया गया, इसीलिए ये सब कुछ देखते हुए आरिफ खान का कहना है कि ये सारी चीजें पहले से ही प्री प्लान थी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू जैन 1990 जगमोहन को फिर से गवर्नर ऑफ JNK बनाया जाता है, बट उनके आने के प्रोटेस्ट में अब्दुल्ला सरकार गिरा देते हैं और फिर से JNK गवर्नर रूल में आ जाता है। अब गवर्नमेंट के गिरते ही ये कश्मीर फाइल्स का यानी कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड का चैप्टर शुरू हो जाता है। बट मेनी ऑफ अस डिडंट नो एंड वी वर नेवर इवन टोल्ड कि इस तूफान की वार्निंग जगमोहन जी ने बहुत पहले ही राजीव गांधी को दे चुके थे, बट उनकी बातों को अनसुना किया गया और इसके बारे में जगमोहन PM राजीव को लिखे गए पब्लिक लेटर में बताते हैं। 1990 अप्रैल 21 जगमोहन कहते हैं कि राजीव आपने मुझे ये पब्लिक लेटर लिखने पर मजबूर किया है
इसके बाद वो अपने इस लेटर में कुछ चीजों का खुलासा करते हैं, जैसे कि नंबर 1, वो राजीव गांधी को 1988 से ही वार्निंग्स पे वार्निंग्स भेजे जा रहे थे और उन्हें ये भी बता रहे थे कि काफी सारे लीथल वेपन्स कश्मीर के वैली में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली किसी तो बहुत ही बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है और सिचुएशन हाथ से निकल रहा है। नंबर 2, उनके एज ए गवर्नर ऑफिस में एज्यूम करने से पहले कश्मीर में 11 महीनों में 1600 वायलेंट इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग 351 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। बट सिर्फ जनवरी 1 और जनवरी 1990 के बीच ही कश्मीर में as many as 319 violent acts, 21 armed attacks, 114 bomb blasts and 112 arsons and last but not the least 72 incidents of mob violence हो चुके थे। लेकिन फिर भी फारूक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। नंबर 3, कैसे फारूक अब्दुल्ला ने जगमोहन को चंगेज खान बताया और इस कश्मीर में चल रहे टर्मोइल का जिम्मेदार पूरा का पूरा गवर्नर को बता दिया। अब एक्चुअली गवर्नर का ये लेटर बहुत बड़ा है, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए जो ऑब्वियसली मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जिससे ये इम्प्लाई होता है बेसिकली कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पूरे कश्मीर के इशू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये पूरे कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। अगर आपको गवर्नर जगमोहन जी का लेटर डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप उसे रीड कीजिए। बट मेरा आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि गवर्नर जगमोहन जी की आवाज जाने या अनजाने में अच्छी नहीं की गई? क्या आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नर की आवाज सुनी जाती तो आज हमारे बीच एक कश्मीरी जेनोसाइड नहीं हुआ होता? क्या हमेशा इंसानों की जान से ज्यादा इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कुर्सी इंपॉर्टेंट होती? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको हमारे आज के फ्रंट एपिसोड का वीडियो एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फिल्ड लगा? मैंने पर्सनली कश्मीरी फाइल्स पे इतनी ज्यादा वीडियोस देखी है, लेकिन मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखा जिसने स्टार्ट टू एंड कश्मीर फाइल्स की पूरी हिस्ट्री को डिकोड करके आपके सामने रख दिया हो। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अनबायस्ड ओपिनियन, बिकॉज अगर आपके सामने पूरे इवेंट का टाइमलाइन है तो आप अपने आप से उस इवेंट के पीछे का सच डिस्कवर कर सकते हैं। आप खुद से एक साइड चुन सकते हैं। सो नीचे कमेंट करके बताओ कि इस पूरे वीडियो के एंड में आप किसके साइड हैं। एंड अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो वेल रिसर्च लगा, आपको देखने में कुछ नया सीखने मिला, तो प्लीज इसे एक लाइक करें। कश्मीर का सच इतना डिटेल में आई डोंट थिंक अब तक किसी ने बताया है, और इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ऐसे ही एंटरटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कैसे फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।